हाँ, तो आ जाइए आप लोग। इसमें हम लोग साइंस के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख रहे हैं और यह जो है उसका तीसरा सीरीज है। इसके पहले हमने 1 और 2 सीरीज पढ़ा रखा है और उसका लिंक भी जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। इसको देखने के बाद जो है आप लोग उसको भी देख लीजिएगा ताकि तैयारी जो है अच्छे से आपका हो सके। यह जो सीरीज कंटिन्यू आते रहेगा और हम जो है इसी कड़ी में हम लोग इसका तीसरा सीरीज पर हम लोग आ गए हैं। तो यह जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो है 1 और 2 पार्ट से संबंधित क्वेश्चन को शामिल किए गए हैं और इस पार्ट से जितने भी और अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे उस सब को जो है धीरे धीरे ऐसे ही लाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रा अपना श्वसन किस अंग से करता है? ऑप्शन ए में है फेफड़ा, बी में है त्वचा, सी में है गिल्स और डी में है श्वास नली। चलिए बताइए, जवाब दीजिए। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, त्वचा। हाइड्रा और केंचुआ जो होता है त्वचा से सांस लेता है, यानी श्वसन की क्रिया जो है वह त्वचा से करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, तितली के श्वसन अंग क्या है? तितली, ऑप्शन ए में है फेफड़ा, बी में है त्वचा, सी में है गिल्स और डी में है श्वास नली, जिसे इंग्लिश में ट्रैकिया भी बोला जाता है। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही है। तितली चूँकि ये कीट पतंग के तहत आता है और कीट पतंग जितने भी है वो सब श्वास नली अर्थात ट्रैकिया से श्वसन का कार्य करती है, अतः तितली के श्वसन अंग क्या हो जाएंगे? ट्रैकिया अर्थात श्वास नली। मनुष्य का जो हो जाएगा वो फेफड़ा हो जाएगा और अन्य जो जीव जंतु जो है मतलब पशु है, बाघ, शेर, गाय, भैंस, ये सब फेफड़ा से हो जाएगा। और अभी हमने बताया है त्वचा से जो है आपका हाइड्रा और केंचुआ हो जाएगा। मछलियाँ जितनी भी है वो गिल से सांस लेती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का कौन सा प्रकार 2 चरणों में होती है? संपन्न मतलब ऑप्शन ए में है वायवीय, बी में है अवायवीय, सी में है दोनों और ऑप्शन डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। वायवीय श्वसन का जो है वायवीय प्रकार जो है 2 चरणों में होती है। इसका जो है प्रथम चरण जो है कहाँ होता है? तो प्रथम चरण जो है कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि दूसरा चरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और वही अवायवीय श्वसन जो है सिर्फ 1 चरणों में ही कंप्लीट हो जाती है, जो कोशिका द्रव्य में होती है। यह दूसरा पार्ट श्वसन का क्वेश्चन है बायो का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किसी तत्व से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है उपचयन, बी में है अपचयन, सी में है रेडॉक्स और डी में है उदासीनीकरण। देखिएगा ऑक्सीजन का निकलना जो है अवकरण कहलाता है और अवकरण का जो है दूसरा नाम क्या है? अपचयन है। क्या है? अपचयन है। अतः यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, अपचयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। और ऑक्सीकरण को जो है उपचयन बुलाया जाता है। ऑक्सीजन जब किसी तत्व के साथ जुड़ता है तब ऑक्सीकरण या उपचयन, लेकिन ऑक्सीजन निकलता है या हाइड्रोजन जुड़ता है तब अवकरण या फिर अपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में कौन भारी जल का सूत्र है? ऑप्शन ए में है H2O, ऑप्शन बी में CaCO3 और ऑप्शन सी देख रहे हैं C12H22O11, डी बोलता है D2O। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है D2O होता है, जबकि जनरल वाटर का जो है H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन चीनी का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीनी का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, C12H22O11। इसका अगर एटॉमिसिटी पूछे, परमाणुकता पूछे, तो सभी परमाणुओं को जोड़ दीजिएगा 12 + 22 + 11, तो जो भी आपका आएगा वह चीनी का परमाणुकता निकल जाएगा यदि पूछता है तब। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन सामने है, सोचकर जवाब देना है। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, C25H52 जो है मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र होता है। यह एक हाइड्रोकार्बन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन ए में है बड़ी आंत, बी में है छोटी आंत, सी में है आमाशय, डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रहणी जो है
छोटी याद का भाग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसका भाग है? छोटी याद के 3 भाग। पहला भाग इसका ग्रहणी, दूसरा भाग जेजुनम और अंतिम भाग इलियम होता है। अधिकांश भाग चूँकि इलियम ही होता है और भोजन का अंतिम पाचन, अंतिम अवशोषण जो है छोटी आंत के इलियम भाग में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? ऑप्शन ए में है बड़ी आंत, बी में है छोटी आंत, सी में है ग्रसनी, डी में है मुख गुहा। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही है, मुख गुहा, जिसे माउथ बोला जाता है, इंग्लिश में मुंह बोलते हैं जनरली आप लोग। तो भोजन का पचना जो है मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसको दांतों से चबा चबा कर पचाना ही शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? ऑप्शन ए में है बड़ी आंत, बी में है छोटी आंत, सी में है आमाशय और डी में है अग्नाशय। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, छोटी आंत। इसके पहले सीरीज में हमने बहुत सारे जो है इस अंग के बारे में डिस्कस करके बताया है। यदि आप लोग सुने होंगे तो सबको आपको पता होगा, नहीं सुने हैं तो इस सेशन के बाद जाकर उसको भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, किस पदार्थ का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए में है बर्फ, बी में है चांदी, सी में है हीरा, डी में है कांच। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक का मान जो है हीरा का होता है। हीरा जो है सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। तो याद भी रखेंगे सबसे कठोर तत्व कौन है, तो हीरा है। और हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.4 होता है। यह इसका जो है सबसे अधिक अपवर्तनांक है हीरा। अगला क्वेश्चन आ गया, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी में केजी पर सेकेंड, डी में है, सी में है डायोप्टर और डी में है मात्रक विहीन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तनांक का जो मात्रक होता है वह मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन और अपवर्तनांक जो है कि यूनिट लेस राशि है, मात्रक विहीन राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम तैयारी आपका एकदम 100% हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे जो है एग्ज़ाम में छूटने वाले नहीं है, बशर्ते आप धैर्य के साथ जो है इसको देखिए, मन लगाकर अच्छे से समझिए, याद कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, नया लगता है, आप उसको तुरंत अपने नोटबुक में ज़रूर जो है नोट कर लेंगे, कहीं समय के साथ व्यक्ति जो है भूलते भी रहता है। तो वहाँ से आप समय समय पर वहाँ भी देखते रहेंगे और यहाँ कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ भी इस चैनल पर आप जुड़े रहेंगे हमेशा और देखते रहेंगे। ऐसे ही हमेशा आपके लिए सीरीज लाते रहते हैं हम। क्वेश्चन है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है क्या कहलाता है? प्रकाश का वेग अधिक होता है तो अधिक होता है तो ऑप्शन है सघन माध्यम, विरल माध्यम, ठोस माध्यम की कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग जो है ना जो है क्या होता है, नहीं अधिक न कह रहा है, हम कम। यहाँ देखिएगा, ध्यान देने लायक बात है, गलती से हो गया। तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है माने तेज होता है, तो कौना में, तो विरल माध्यम ना हो जाएगा। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और निर्वात में प्रकाश का चल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है मतलब तेज होता है, तो विरल माध्यम में कोई रोक टोक नहीं होता है, जबकि सघन माध्यम में प्रकाश का चाल जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की ये किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए में है 60 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री, डी में है 90 डिग्री। चलिए सोचिए तो थोड़ा सा आप। तो देखिएगा यहाँ से प्रकाश की किरण जो है कि समतल दर्पण, ये यहाँ देखते हैं बनाते हैं समतल दर्पण, तो ये हो गया समतल दर्पण। समझ लीजिए थोड़ा सा, प्रकाश से किरण जो है आ रही है तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं आप लोग, आपतित किरण। तो ये जो है ना सतह के साथ ना बनाएगा कितना, 60 डिग्री बना दिया। कितना बना दिया, 60 डिग्री। और चूँकि आप जानते हैं आने के बाद ये अपना चल क्या करती है, यहाँ से चल जाएगी, ये चल जाएगी। और यहाँ से चूँकि आप लंब डालेंगे कि नहीं डालेंगे बताइए, तो लंब डाल दिया आपने। अब देखिए ये जो है ना लंब डाले तो ये पूरा संपूर्ण कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। 90 में ई है 60, तो हाई कितना हो गया बताइए, ये हो गया आपका 30 डिग्री। और आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब ये 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, परावर्तन कोण आपका 30 डिग्री। और तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से अपना नोट कर लीजिएगा और डिस्कशन लिख लीजिएगा। तो 30 डिग्री होगा इसका परावर्तन कोण के मान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो आप जानते हैं आर जो होता है फोकस दूरी जो है
वक्रता त्रिज्या है फोकस का दुगुना होता है। तो फोकस है 20, तो दुगुना कर दीजिए, 20 दूना 40, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, कि दोनों की कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और हमेशा सीधा चीज़ जो होता है काल्पनिक कहलाता है, और उत्तल दर्पण से जो है हमेशा छोटा प्रतिबिंब भी बनता है। तो हमेशा छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किससे? उत्तल दर्पण से। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी वस्तु अर्थात बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन ए में है वास्तविक एवं उल्टा, बी में है वास्तविक एवं सीधा, सी में है आभासी एवं सीधा, डी में है आभासी एवं उल्टा। तो देखिएगा यहाँ बोल रहा है एम का मान यानी आवर्धन का मान क्या है? माइनस में है। जब आवर्धन का मान माइनस में होता है, प्रतिबिंब नीचे भरे हुआ है, यानी उल्टा है, तो उल्टा चीज़ वास्तविक भी होता है। और तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। वास्तविक एवं उल्टा माइनस होने पर प्लस होगा तो वहाँ हो जाएगा आपका सीधा एवं काल्पनिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। चूँकि इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही कई बार पूछा है, इसलिए हम इसको रिपीट कर लिए हैं। ऑप्शन ए में है वक्रता मुख्य फोकस, बी में है वक्रता त्रिज्या, सी में है प्रधान अक्ष और डी में है द्वारक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है प्रकाश के छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है तरंग, बी में है ऊर्जा, सी में है प्रोटीन, डी में है फोटोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, फोटोन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा फोटोन। ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश के छोटे छोटे कणों को फोटोन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली किरण पुंज को क्या माना जाता है? तो ऑप्शन है अपसारी, अभिसारी, समानांतर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, समानांतर। अनंत से आने वाली यानी बहुत दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को जो है समानांतर माना जाता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण को, किरण पुंज को जो है समानांतर ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि इनमें कौन पारभासी पदार्थ है? पारभासी समझ में करते हैं आप लोग, प्रकाश का कुछ अंश पार करे तो वे पारभासी कहलाता है। ऑप्शन ए में है रक्त, बी में है दूध, सी में है कुहासा, डी में है उत्तर एक से अधिक। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूँकि रक्त भी क्या है? पारभासी है, दूध भी पारभासी है, कुहासा भी पारभासी है। तो राइट आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्तर एक से अधिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो गया, कैसा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है? तो आपको पता ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो हमेशा जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार का होता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? होश में रहेंगे, बहुत ही अच्छा एकदम क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। तो फोकस और पोल के बीच में होता है तब वस्तु जो है यहाँ पे उसका प्रतिबिंब वस्तु का बड़ा और आभासी बनता है। स्पेशल केस है, अवतल दर्पण में बनाए होंगे प्रतिबिंब तो जानते होंगे। यदि आप लोग प्रतिबिंब बनाना जानते होंगे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में के सामने वस्तु को रखने पर कैसे प्रतिबिंब बनता है, किन रूल का फॉलो करता है, यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो जाकर जो है आप देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट में सारे वीडियो बनाकर रख दिए गए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समय समय पर उसको सीखते रहें। तो प्रतिबिंब बनाना आप सीखना चाहते हैं तो जाइए, आप वहाँ सारा वीडियो पड़ा हुआ है, सारे वीडियो को जो है आप देख जाइए। अगला क्वेश्चन आ गया कि दांतों को साफ करने वाला दंतमंजन, जिसे टूथपेस्ट आप लोग बोलते हैं, प्रायः होते हैं क्या? क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्षारीय। मुँह चूँकि मुँह में अम्लीय हो जाता है ना विभिन्न प्रकार का खाना वाना खाने से, तो उसको नष्ट करने के लिए क्षारीय पदार्थ का यूज किया जाता है। अतः टूथपेस्ट यानी दंतमंजन जो है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, चलिए बताइए। अम्ल, क्षारक या भस्म की लवण की कोई नहीं। तो देखिएगा, लाल लिटमस को नीला करेगा काम जो है कौन करता है? क्षारक यानी भस्म करता है। जबकि नीला को लाल करता है कौन? अम्ल करता है। तो यहाँ जो है लाल लिटमस को नीला कौन कर दिया? तो क्षारक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन जो इसको बोर्ड रिपीट किया है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7।
अगला क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी पीछे की वस्तुओं को देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो गया उत्तल दर्पण, पता ही है साइड मिरर, उत्तल दर्पण हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस वर्ण अर्थात रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वेवलेंथ किस रंग का सबसे अधिक होता है, लाल, नीला, पीला की बैगनी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, नीला लाल। ऑप्शन क्या है ए, लाल रंग का वेवलेंथ जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए में है अग्नाशय, बी में है छोटी आंत, बी में है यकृत, सी में है छोटी आंत, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे पीत, यानी पीत रस जो है आपको कह दे यकृत से स्रावित होता है, लीवर से। कहाँ से? यकृत अर्थात लीवर से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। चूँकि आप फार्मूला जानते हैं C6H12O6 होता है, तो कार्बन उसमें कै गो गया 6 गो, C6H12 और O6 और तो ऑक्सीजन 6 गो और तो कै गो ऑक्सीजन का परमाणु हो गया 6 गो। यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। फार्मूला ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो कार्बन का कै गो परमाणु 6 गो, हाइड्रोजन के 12 गो, ऑक्सीजन कै गो 6 गो। तो ये अलग अलग अगर पूछेगा तो अलग अलग आप बता देंगे। ऑक्सीजन पूछा है तो ऑक्सीजन कै गो है 6 गो, तो आंसर 6 हो गया। लेकिन इसी ऑक्सीजन का क्या पूछ दे, इसी ग्लूकोज का परमाणुता पूछ देता, सभी परमाणु को जोड़ देंगे 12 6 18, 18 6 24 हो जाता। क्या हो जाता? परमाणुता होता, यदि आपको परमाणुता या एटॉमिसिटी पूछे तब। आगे देखेंगे इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग जो है लाल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद प्रकाश किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद जो है प्रकाश की किरण वह जो है फोकस से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, संभवतः उसका पीएच मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 7, सी में है 8, डी में है 10। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले, चूँकि नीला लिटमस पत्र जो है को विलयन जो है, यहाँ ध्यान दीजिए कोई विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे रहा है, लाल। तो लाल कर दिया तो क्या हो गया आपका? अम्ल हो गया। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ये ऑप्शन में 7 से कम कौन है? ऑप्शन नंबर ए वाला में ना है, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ जो है सोच कर जवाब देना था। अगला क्वेश्चन है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है। ऑप्शन ए में है संतरा, बी में है टमाटर, सी में है सिरका, डी में है इमली। तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है आपका कौन हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्न में कौन सा आयन, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि कौन आयन जो है लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो नीला करे वाला कौन होता है? नीला कर देता है क्षारक हो गया। क्या हो गया? क्षारक हो गया। क्षारक जल में घुल कर क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। होश में रहेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। OH- जो है यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है। चूँकि हाइड्रोक्साइड आयन जो है जल में, मतलब क्षारक जो है जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऐसे सोचकर जो है आपको जवाब देना था। अगला क्वेश्चन आ गया अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। आपको याद रखना चाहिए अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जैसे कि 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब क्या है? ये इतना पीएच मान रहे तो सब क्षारक है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम 6.9, 5, 4, 3 ये सब अम्लीय हो जाएगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आ गया उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है ना वो 7 के बराबर अर्थात 7 होता है। आगे देखेंगे अगला है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है अम्ल, बी में है क्षार, सी में है लवण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे जल में घुलनशील भस्म जो है क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो इसका राय बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। तो बॉक्साइड जो है ना एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यकृत से निम्न में कौन सा रस स्रावित होता है।
तो यकृत से जो है ना, यहाँ ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही है, पीतरस। या इसके यही क्वेश्चन आया था उल्टा करके कि पीतरस किस अंग से स्रावित होता है, तो आपने जवाब दिया था क्या, यकृत, यानी लीवर को ही यकृत बोला जाता है या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मूल रोम पाए जाते हैं कहाँ, जड़ में, तना में, दोनों में कि कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा मूल रोम जो है जड़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गए। अगला क्वेश्चन है वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है पेप्सिन, बी में है टाइलिन और सी में है एमाइलेज और डी नंबर ऑप्शन है लाइपेज। तो वसा का पाचन जो है किसके द्वारा होता है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वसा का पाचन जो है, वसा का पाचन आमाशय में जो है प्रोटीन के साथ वसा का भी पाचन होता है। तो वसा का पाचन जो है लाइपेज के द्वारा होता है। इसे कहीं कहीं लाइपेस भी लिखा जाता है, तो लाइपेस या लाइपेज हो सकता है। तो वसा का पाचन जो है लाइपेज के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है, गंध से हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन है वैनिला, बी में है प्याज, सी में शकरकंद, डी में है लौंग का तेल। तो यहाँ जो ध्यान रखिएगा, शकरकंद जो है मीठा आलू, अलुआ जो होता है ना, उसी को बोला जाता है शकरकंद है, स्वीट पोटैटो। इससे कोई गंध नहीं निकलता है, अतः ये गंधीय सूचक की श्रेणी में नहीं आएंगे, बाकी और समय गंध होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, तिलचटा का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो तिलचटा चूँकि कीट पतंग है, अतः इसका जो है ट्रैकिया आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसे हिंदी में श्वास नली कहा जाता है। तो तिलचटा का मुख्य श्वसन अंग ट्रैकिया है। अगला क्वेश्चन आ गया, रक्त क्या है, कोशिका ऊतक पदार्थ की कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया, रक्त जो है ना तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, बी नंबर राइट आपके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अभी हमने आपको बताया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, जबकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो इन सभी बातों को एकदम हर हाल में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, रक्त में आयरन की कमी से यानी लोहा की कमी से होने वाला रोग कौन है। ऑप्शन ए में है टीबी, बी में है मधुमेह, सी में है एनीमिया, डी में है हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका राइट आंसर हो गया एनीमिया। शरीर में जो है लोहा की कमी से, आयरन की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा करने हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है इनेमल, बी में है काइनाइन, सी में है दंतपलांक, डी में है मोलर। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, इनेमल। तो डेंटाइन के ऊपरी जो है दांतों की सुरक्षा के हेतु कठोर परत वह इनेमल होती है। चूँकि दांत का अधिकांश भाग जो होता है ना वो डेंटाइन होता है। क्या होता है, दांत का अधिकांश भाग क्या कहलाता है, डेंटाइन। तो ध्यान रखेंगे इस बातों को भी। अगला क्वेश्चन हो गया, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है सीलिया, बी में है कोशिका मुख, सी में है भोजन रसधानी, डी में है कुटपाद। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, कोशिका मुख। चूँकि कोशिका मुख जो है को साइटोस्टोम भी बोला जाता है। तो पैरामीशियम में जो है, पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण जो है कोशिका मुख या साइटोस्टोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है, यानी बाई प्रोडक्ट क्या है। ऑप्शन ए में ग्लूकोज, बी में ऑक्सीजन, सी में जल और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो है बाई प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, जो वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं जिसका उपयोग जो है अन्य जीव जंतु कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन ए में है समय, बी में है प्रकाश, सी में है दाब और डी में है दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रा है। बहुत लंबी दूरी मापने में जो है प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है। ऑप्शन सामने है, जवाब देना आपको है। तो देखिएगा इसके राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोनियम आयन का सूत्र जो है ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे H3O पर प्लस, आयन है तो प्लस H3O प्लस। तो हाइड्रोनियम आयन के फार्मूला ये हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन नाइट्रिक अम्ल के सूत्र हैं। दिए गए ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो गया नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3 हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है, HNO3।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बैटरी अम्ल है। ऑप्शन देखिए, जवाब दीजिए। ऑप्शन देखिए और सोच कर जवाब दीजिए। देखिएगा तो बैटरी अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला जो है H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑप्शन ए में है अम्ल, बी में है भस्म, सी में है लवण, डी में है जल। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अम्ल जो है धातु के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं। अम्लीय, भस्मीय, लवणीय की जलीय। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, धातु के ऑक्साइड जो है क्या होते हैं, भस्मीय होते हैं। ध्यान रखिएगा, धातु के ऑक्साइड भस्मीय अर्थात क्षारीय होते हैं। धातु मतलब मेटल, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, भस्मीय अर्थात क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं। ऑप्शन ए में है अम्लीय, भस्मीय, लवणीय की जलीय। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। अ से अ मिल गया, यहाँ ध्यान रखिएगा, अधातु अम्लीय हो जाएंगे। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। इसमें कन्फ्यूज नहीं रहना है, काफ़ी बार जो है बोर्ड इसको पूछ चुका है। तो अधातु के ऑक्साइड अ से अधातु, अ से अम्लीय, और जो छूट गया धातु आपका तो भस्मीय हो ही जाएगा। तो रखेंगे इसका ध्यान। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और जल के बीच कैसी अभिक्रिया होती है। तो देखिएगा, अम्ल जब जल के साथ रिएक्शन करेगा तो ऊष्मा का रिलीज होता है, ऊष्मा मुक्त होता है उसमें, यानी हीट पैदा होता है। तो ऊष्मा यानी हीट पैदा होने वाले रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। अतः यह जो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जल और अम्ल के बीच में जो है रिएक्शन होने पर ऊष्मा का जो है उत्पादन होता है, ऊष्मा बनता है। अतः ऐसी स्थिति में इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। समझ कर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहता है। क्वेश्चन है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, चाय में कौन सा। ऑप्शन सामने है, मैलिक अम्ल, बी में है ब्यूटरिक अम्ल, बी में क्या है, ब्यूटरिक अम्ल, ध्यान रखिए, में मैलिक अम्ल, बी में लैक्टिक अम्ल, सी में ब्यूटरिक अम्ल और डी में टैनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चाय में जो है टैनिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे, सेव में मैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, जबकि वसा में जो है मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, ब्यूटरिक कहिए या जो कहिए। तो सेव में मैलिक, दही में लैक्टिक अम्ल, और यहाँ पे जो है आपको कह दें वसा में जो है ब्यूटरिक अम्ल हो जाएगा, और चाय में टैनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि अमाशय में प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए में है लाइपेज, बी में है एमाइलेज, सी में है ट्रिप्सिन और डी में है पेप्सिन। यदि आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों को जवाब पता है, तो आप जो है यहाँ हमको जवाब दीजिए इसका। तो चलते हैं हम लोग इस सीरीज़ को देख लिए। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसे दोस्तों में अच्छा लगने पर शेयर भी कीजिए, और जो है चैनल जो है इसको वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।